खबर के तौर पर देखेंगे क्या है न्यूज। उसके बाद बात करेंगे केंद्रीय बजट 2022-23 के बारे में, इससे संबंधित जो प्रभाव सामने आ सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इस बजट के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ चैलेंजेज यानी चुनौतियां उभर कर सामने आ सकती हैं उस पर बात करेंगे। तत्पश्चात हम आगे की राह पर चर्चा करेंगे और इस पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस पर बात करेंगे। चूंकि यह टॉपिक जीएस के पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे पेपर 3 के अंतर्गत रखते हुए सरकारी बजट के अंतर्गत इसे देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या है। यूनियन बजट 2022 लाइव अपडेट्स, पीएम गति शक्ति 7 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट सेज निर्मला सीतारमन, जो कि अभी वित्त मंत्री के तौर पर कार्य कर रही हैं, इन्होंने ये बातें कही हैं। आगे इसमें क्या कुछ और खबरें कही गई हैं इस पर बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब भारत कोविड-19 की तीसरी लहर से उबर रहा है और देश में सैकड़ों युवा लगातार बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि बजट से एक दिन पहले यानी कल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। इसमें सरकार के लिए राजकोषीय उपलब्धता, महामारी के बाद की रिकवरी, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं सहित कई पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 पर आगे क्या बात कही गई है उस पर चर्चा करते हैं। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की तेज वापसी और रिकवरी हमारे देश के मजबूत लचीलेपन को दर्शाती है। बजट के प्रमुख बिंदु को हम क्षेत्रवार तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट में क्या कुछ खास है। सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करेगी। 2022-23 को बाजरा यानी मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। आगे और क्या कहा गया है। रेलवे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करेगा जिसके तहत वह छोटे किसानों और एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। आयात कम करने के लिए घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने की बेहतर योजना भी लाई जाएगी। इसके अलावा बजट में कहा गया है कि किसान ड्रोन के जरिए फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव आदि से कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग बढ़ाने की उम्मीद की गई है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के माध्यम से एग्रीकल्चर को और अधिक बूस्ट देने की बात बजट में की गई है। 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की घोषणा भी आज के बजट में की गई है। इसके साथ साथ गंगा नदी कॉरिडोर के किनारे प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात भी आज के बजट में की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसानों की स्थायी कृषि उत्पादकता यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और इनकम को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। कृषि और ग्रामीण उद्यमों से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से सह निवेश मॉडल के तहत एक फंड की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिए पूरी तरह से पेपरलेस ई बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसके अलावा कृषि वानिकी यानी एग्री फॉरेस्ट्री को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। आगे बात करते हैं वित्त के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ बातें कही गई हैं। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होंगी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदला जाएगा, जो कि आज के बजट में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। समाधान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दिवाला संहिता में संशोधन करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को मौजूदा 2 साल से घटाकर 6 महीने करने का लक्ष्य रखा गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज को 15% पर कैप किया जाएगा। आगे बात करते हैं टैक्सेशन यानी कराधान के संदर्भ में बजट में क्या कुछ कहा गया है।
पहली बात तो यह है कि कुछ रसायनों पर आयात शुल्क कम किया जाएगा। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट 1 और वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। स्टेनलेस स्टील, फ्लैट उत्पादों, उच्च स्टील बार पर सीमा शुल्क रद्द किया जाएगा। गैर मिश्रित ईंधन पर अक्टूबर 2022 से 2 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं डेफिसिट और एक्सपेंडिचर यानी घाटा और व्यय के संदर्भ में आज के बजट में क्या कुछ खास रहा। वित्त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% के फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव किया गया है। 2022-23 में जीडीपी का 6.4% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। 2021-22 के लिए एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट, जिसे हम संशोधित राजकोषीय घाटा भी कहते हैं, वह जीडीपी का 6.9% रहेगा। 2022-23 में कुल खर्च 39.45 ट्रिलियन रुपए रहने की बात कही गई है। राज्यों को वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 4% राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी। 2022-23 में पूंजी निवेश खर्च के लिए राज्यों को 1 ट्रिलियन रुपए की वित्तीय सहायता योजना की बात कही गई है। इसके अलावा आज के बजट में डिजिटल करेंसी पर भी चर्चा की गई है। देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 से ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रुपए की लॉन्चिंग की बात कही गई है। वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के कराधान के लिए योजना शुरू करना, वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य आय से नहीं की जा सकेगी, इस पर जोर दिया गया है। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर 30% कर लगाया जाएगा। आगे बात करते हैं डिफेंस यानी रक्षा के कॉन्टेक्स्ट में आज के बजट में क्या कहा गया है। रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68% स्थानीय उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अवसंरचना और मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आज के बजट में कहा गया है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में होगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए डैश स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। साथ साथ एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण अब पूरा हो गया है। आज के बजट में इसके संदर्भ में भी बताया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4 मल्टी मॉडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किए जाएंगे। एक्सप्रेस वे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान अगले फाइनेंशियल ईयर में तैयार किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। पीएम गति शक्ति योजना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए अधिक रोजगार और अवसर प्रदान करेगी। आज के बजट में नौकरियों के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ कहा गया है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। अगले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियां देने का प्रयास किया जाएगा। कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल प्रदान करना है। MSME और स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि 5 वर्षों में MSMEs को रेट करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उद्यम, ई श्रम, NCS और असीम पोर्टल जैसे MSME को आपस में जोड़ा जाएगा और उनका दायरा बढ़ाया जाएगा। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेश आकर्षित करने के लिए मदद के उपाय सुझाने हेतु एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए मौजूदा कर लाभ, जिनके तहत लगातार 3 वर्षों के लिए करों में छूट की पेशकश की गई थी, उसे 1 और वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी बिजली के वाहन, विद्युत वाहन के कॉन्टेक्स्ट में आज के बजट में क्या कुछ खास रहा है। आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर सरकार नई तरीके से कार्रवाइयां कर रही है, नई पॉलिसीज का निर्माण कर रही है। पहली बात तो इसमें यह कही गई है कि ऑटोमोबाइल के लिए EV चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति तैयार की जाएगी। EV पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता में सुधार के मकसद से बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं कि जलवायु और नेट जीरो के कॉन्टेक्स्ट में आज के बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन और जलवायु पर कार्रवाई सरकार के लिए प्रमुख प्राथमिकता होगी।
जलवायु परिवर्तन के जोखिम दुनिया के लिए सबसे बड़ी बाहरी चुनौती के तौर पर सामने आए हैं। धन का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद करेंगी। वित्त वर्ष 2023 में सरकार के उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया जाएगा। उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए PLI के तहत 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। अब बात करते हैं इस बजट के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ प्रभाव सामने आ सकते हैं। इस बजट का मेट्रो रेल से जुड़े मानकीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। नल से जल योजना से पूंजीगत व्यय और ग्रामीण विकास पर भी फोकस रहने की संभावना है। डिजिटल मुद्रा के विस्तार से सरकार के डिजिटल समावेशन एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा। PM गति शक्ति और अन्य बुनियादी कार्यक्रमों के तहत राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार और नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से मेट्रो शहरों के आसपास के छोटे शहरों को अधिक और कुशल तरीके से जोड़ने में मदद मिलने की संभावना है। बैटरी स्वैपिंग नीति से EV के बुनियादी ढांचे के विस्तार और EVs को अधिक व्यवहार्य बनाने में भी मदद मिलेगी।